हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम सर्वनाम टॉपिक समाप्त किया था और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हम लोगों ने कर ली थी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा नया टॉपिक है क्रिया। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि क्रिया टॉपिक से हमारे हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्रिया क्रिया का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, क्रिया का अर्थ होता है करना करना। और दोस्तों, और क्रिया के बारे में 1 2 3 पॉइंट हम लोग और जान लेते हैं। मुख्य पॉइंट, क्रिया का मुख्य आधार धातु होती है। क्रिया का मुख्य आधार धातु होती है और धातु में प्रायः ना और ता लगा देने से क्रिया का निर्माण होता है। तो दोस्तों, क्रिया का मुख्य आधार धातु होती है और धातु में ना या ता लगा देने से क्रिया का निर्माण होता है। दोस्तों, एक चीज और, क्रिया इसका रूप विकारी होता है। क्रिया दोस्तों विकारी होती है। ये आपका फैक्ट क्वेश्चन यूपी टेट वगैरह में जरूर बन जाता है कभी कभी कि क्रिया कैसा शब्द है, विकारी है कि अविकारी है। तो क्रिया हमारी विकारी है। और दोस्तों, आगे पॉइंट लिखा है, क्रिया व्याकरणिक रूप से एक पद है। क्रिया व्याकरणिक रूप से एक पद है। आगे अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो क्रिया के साथ हमारा कृदंत प्रत्यय लगता है। दोस्तों, प्रत्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों, क्रिया के साथ जो प्रयुक्त होते हैं वो हमारे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। यूपी टेट 2018 में यही क्वेश्चन पूछा था कि क्रिया के साथ लगने वाला प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय किस पद में लगता है। तो कृदंत हमेशा क्रिया में लगता है। दोस्तों, जैसे सजावट में आवट प्रत्यय, ये आवट प्रत्यय जो है हमारा, ये कृदंत प्रत्यय है। दोस्तों, आगे पॉइंट हम लोग देख लेंगे। अब क्रिया की डिफिनीशन जो हम लोग बचपन से बुकों में पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? जिस शब्द में किसी काम का करना या होना बताया जाए वो क्रिया कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, अब क्रिया के हमारे भेद कितने होते हैं? क्रिया के हमारे भेद होते हैं 2। मूल रूप से क्रिया हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अगर आप लोगों के एग्जाम में कभी भेद पूछे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं तो हमेशा आप लोग 2 ही टिक करिएगा, क्योंकि क्रियाएं तो बहुत होती हैं, 7 8 9 10 तक क्रियाएं होती हैं। लेकिन मूल रूप से क्रियाओं की अगर बात करें तो मूल रूप से हमारी क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म उपस्थित रहता है या कर्म की संभावना रहती है। पॉइंट ध्यान रखना, जिस क्रिया के साथ कर्म उपस्थित रहता है या कर्म की संभावना रहती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हम लोग समझेंगे कि जैसे बच्चा चित्र बना रहा है। यहां पे देखेंगे हम लोग बच्चा क्या बना रहा है। तो बच्चा क्या बना रहा है? उत्तर हमें क्या मिलता है? चित्र। तो यहां पे चित्र ये हमारा कर्म हो गया। तो यानी कि इस वाक्य में हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। इसी प्रकार आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। गीता सितार बजा रही है। तो गीता क्या बजा रही है? क्या करने से हमको क्या उत्तर मिल रहा है? सितार बजा रही है। तो यहां भी हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। यानी कि इन दोनों में आपको कर्म उपस्थित दिख रहा है। अगला हमारा उदाहरण क्या लिखा है? वह गाता है। अब आप लोग इसमें कर्म ना दिखे तो इससे भ्रमित ना होना कि इसमें तो कर्म दिख ही नहीं रहा है तो यहां पे हम लोग अकर्मक क्रिया लगा दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहां भी हमारी सकर्मक क्रिया होगी, वह पढ़ता है। अब इसमें देखो आंसर मिल रहा है, वह क्या पढ़ता है? तो वह पुस्तक पढ़ रहा है या वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो कर्म है, कर्म हमारा छिपा हुआ है या कर्म होने की हमारी संभावना है, जैसा कि डिफिनीशन में लिखा था। तो यहाँ भी हमारी कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया होगी। इसी तरीके से दोस्तों लिखा है वह गाता है। यहां भी वह गाता है लिखा है, कर्म नहीं दिया है। तो दोस्तों यहां भी कर्म की संभावना है। वह गाता है, वह क्या गा रहा है? वह गीत गा रहा है। तो दोस्तों यहां भी हमारा सकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूं सकर्मक क्रिया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी
क्रिया की तरफ। दूसरा कौन है हमारा, दूसरा भेद है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती हैं दोस्तों, सकर्मक क्रिया की जस्ट अपोजिट। सकर्मक क्रिया में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें कर्म की उपस्थिति होती है वो हम या संभावना होती है, वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया देख लेते हैं डिफिनीशन एक बार। जिस क्रिया के साथ कर्म की उपस्थिति नहीं होती, कर्म की उपस्थिति नहीं होती और संभावना भी नहीं होती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। सीता सोती है, तो इसमें आप लोग क्या लगा के अगर आंसर देखेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। सीता क्या सोती है, आंसर नहीं मिला, यानी कि इसमें कर्म की उपस्थिति नहीं है। तो सीता सोती है, इस वाक्य में हमारी अकर्मक क्रिया होगी। वह रोता है, यहां भी कर्म की अनुपस्थिति है, तो दोस्तों यहां भी हमारी अकर्मक क्रिया होगी। और वह हंसता है, इस वाक्य में भी हमारे कर्म की अनुपस्थित होने के कारण अकर्मक क्रिया होगी। इसी प्रकार दोस्तों हम मूल रूप से हमारी दो क्रियाएं होती हैं, सकर्मक अकर्मक, जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब आगे देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं। दोस्तों ये कौन कौन सी होती हैं, इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब जो पेपरों में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इन्हीं क्रियाओं से पूछा जा रहा है। सकर्मक अकर्मक से तो अब बस वो भेद ही रह गए हैं, लेकिन क्वेश्चन वहाँ बहुत ही रेयर केस में बनता है। अब जितनी आगे हम लोग 6-7 क्रियाएं पढ़ेंगे, क्वेश्चन उन्हीं से बनता है। तो दोस्तों इन क्रियाओं को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों चलो आगे हमारा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब एक कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से प्रेरित करे या करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया किनमें होती है। तो दोस्तों एग्जाम्पल हमारा दिया है, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, यानी कि मोहन खुद कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पे मोहन सोहन से कार्य करवा रहा है, यानी कि सोहन को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो जब एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता से कार्य करवा रहा है या उससे प्रेरित करवा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसा कि हम लोगों ने डिफिनीशन में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब एक कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से प्रेरित करवाए या खुद प्रेरित करवाए, तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दोस्तों इसी बात देखेंगे, हमारा अगला एग्जाम्पल दिखा है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। यानी कि यहाँ पे सरपंच ने, ये कर्ता हो गया हमारा सरपंच, तो यहाँ पे सरपंच ने खुद कार्य नहीं किया, यहाँ सरपंच ने तालाब बनवाया, यानी कि सरपंच ने कार्य करवाया। तो इस वाक्य में भी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी को प्रेरित करे या करवाए, तो उस वाक्य में हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमारी अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, इसका पूर्वकालिक का अर्थ होता है पूर्व के काल की क्रिया। पूर्व के काल की क्रिया डिफिनीशन से समझेंगे दोस्तों, बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको परिभाषाओं को लिखने का प्रयास किया है, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। हमारी डिफिनीशन है, जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तो समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों याद रखना, जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, जो समाप्त हुई क्रिया, जो क्रिया समाप्त हो चुकी है, उसमें हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। एग्जाम्पल से दोस्तों समझेंगे हम लोग, वह नहाकर सो गया, वह पढ़कर सो गया, या नहाकर वो भी क्रिया ही है, वह पढ़कर सो गया। तो दोस्तों यहाँ पे दो क्रियाएं हुई हैं, दो क्रियाएं संपन्न हुई हैं। कौन कौन, एक पढ़कर, पढ़ना, और एक सोना। यहाँ पे दो क्रियाएं हुई हैं। तो डिफिनीशन में क्या था कि जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तो पढ़कर यानी कि पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना क्रिया समाप्त हो गई और सोने की क्रिया स्टार्ट हो गई, यानी कि दूसरी क्रिया सोना ये स्टार्ट हो गई। तो डिफिनीशन में क्या कह रहा है, समाप्त हुई क्रिया में पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो समाप्त यहाँ कौन सी क्रिया हुई है, यहाँ पढ़ना, ये पढ़ना हमारी समाप्त हुई क्रिया है। तो यानी कि इसमें पढ़कर में, पढ़ना में ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो इस वाक्य में हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसी बात हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को दोस्तों देखेंगे, मोहन खेल कर पढ़ने बैठेगा। यानी कि
मोहन एक क्रिया यहाँ पर है खेलना, दूसरी क्रिया है पढ़ना। तो यानी कि मोहन खेल कर, यानी कि खेल कर ये क्रिया समाप्त हो गई, खेलना क्रिया समाप्त होकर पढ़ने वाली क्रिया स्टार्ट हुई। तो यहाँ भी दो क्रियाएं शुरू हो रही हैं। तो इस वाक्य में भी हमारी जो समाप्त हुई क्रिया यानी कि खेल कर, इसमें भी हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसी प्रकार हम लोग तीसरा एग्जाम्पल है, वह नहाकर भोजन करता है। तो यहाँ एक क्रिया है नहाना और दूसरी है करना। तो यहाँ भी हमारी ये वाक्य भी हमारा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से को ध्यान में रखते हुए सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारी अगली क्रिया है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया से आप सभी लोग दोस्तों परिचित ही होंगे। सहायक क्रिया क्या होती है, इंग्लिश हिंदी आप सब में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सहायक क्रिया, इसकी डिफिनीशन है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन हम लोग समझेंगे कि सहायक क्रिया होती क्या है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे मोहन खेलता है। अब यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या हुई, मुख्य क्रिया हमारी हुई खेलना और सहायक क्रिया कौन हुई हुई है। तो यानी कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर देने वाली क्रिया को ही हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर यही वाक्य लिखा होता मोहन खेलता, तो ये वाक्य अधूरा है, वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसको पूर्ण करने के लिए मैंने एक सहायक क्रिया का उपयोग किया है सहायक क्रिया का उपयोग किया, तो वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट हुआ और वाक्य भी पूर्ण हुआ। तो यानी कि यहाँ पे मोहन खेलता है, यहाँ पे मैंने सहायक क्रिया कौन सी जोड़ी है, तो यहाँ पे जो हमारी मुख्य क्रिया का अर्थ था खेलना, ये पूरा स्पष्ट हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। मोहन खेलता है। इसी प्रकार वह जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सहायक क्रिया कौन हुई है और मुख्य क्रिया हमारी है जाना। तो वह जाता वाक्य अधूरा लग रहा है, तो इसको पूरा करने के लिए वह जाता है को मैंने सहायक क्रिया के रूप में जोड़ा। तो यानी कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने अगली क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया दोस्तों आप लोगों को इसके नाम से ही परिचित हो रहे होंगे कि इसमें संयुक्त मतलब मिलना, इसी प्रकार का कुछ होगा। तो दोस्तों आगे देखो, दो धातुओं के योग से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जहां पे दो धातुओं के योग से जो क्रियाएं बनती हैं वो हमारी संयुक्त क्रिया होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा। तो दोस्तों एक है पढ़ना और एक है लगना, ये दो क्रियाएं एक साथ हमारे इसमें प्रयुक्त हुई हैं। तो इस वाक्य में हमारी संयुक्त क्रिया का वाक्य ये उदाहरण है। आगे देखो, किसान ने अपना अनाज बेच दिया। तो एक क्रिया यहाँ पे बेचना और एक क्रिया देना, यानी कि दो क्रियाएं जब एक साथ हमारी जिस वाक्य में होती हैं वहां पे हमारी संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त मतलब ही होता है दो या समूह। तो दो क्रियाओं के समूह को हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो जहां पे दो या दो से अधिक क्रियाओं का बोध हो वो हमारी संयुक्त क्रिया का उदाहरण होगा। तो जैसे किसान ने अपना अनाज बेच दिया, तो यहाँ पे एक बेचना और एक देना दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, तो इस वाक्य में हमारी संयुक्त क्रिया होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है नाम बोधक क्रिया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया किसमें होती है दोस्तों समझेंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं नाम बोधक नाम धातु क्रिया कहलाते हैं या नाम बोधक क्रिया कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण जब वर्ड ये हमारी क्रिया की तरीके से प्रयुक्त होने लगते हैं तो ये हमारी नाम धातु या नाम बोधक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे दोस्तों हम लोग। एग्जाम्पल हमारा दिया, इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि गलतियां यहीं पे होती हैं और आपकी हर परीक्षा में क्वेश्चन इन्हीं क्रियाओं से पूछे जाते हैं। नाम बोधक, पूर्वकालिक, यही सारी क्रियाएं आप लोगों को में पूछी जाती है। सकर्मक अकर्मक से अब क्वेश्चन बहुत ही कम बन रहे हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल से समझेंगे। हाथ हमारा क्या है? हाथ ये संज्ञा है।
हथिया लिखा है यहाँ पे, हथिया ये हमारा नाम धातु बन गया, और हथियाना ये हमारी क्रिया हो गई, यानी कि हाथ से हथियाना ये क्रिया बनी। तो यानी कि ये हमारी नाम धातु क्रिया है। अब दोस्तों देखो वाक्य से समझेंगे पूरे। नरेश ने सुरेश का घर हथिया लिया, तो ये जो हथिया लिया ये हमारी नाम धातु क्रिया है। तो इस पूरे वाक्य में हमारी नाम बोधक या नाम धातु क्रिया होगी। इसी प्रकार दोस्तों हम अपने दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। अपना, अपना शब्द आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये जो अपना है ये सर्वनाम है, और नाम धातु क्या बना इससे अपना, और क्रिया अपना से क्या बनी अपनाना, अपनाना। अब देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। विनीत अपनी बहन के विवाह की जिम्मेदारी को अपना लिया। विनीत ने, यहाँ पे नहीं छूट गया, विनीत ने अपनी बहन के विवाह की जिम्मेदारी को अपना लिया। तो यानी कि ये अपना सर्वनाम था, नाम धातु इससे अपना बना, तो इस पूरे वाक्य में नाम धातु या नाम बोधक क्रिया हुई। तो ये वाक्य पूरा नाम बोधक धातु या नाम का उदाहरण है दोस्तों। इसी प्रकार हमारी आगे अगली क्रिया है द्विकर्मक क्रिया। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, जहां पे दो कर्म होंगे वो हमारी द्विकर्मक क्रिया होगी। द्विकर्मक मतलब दो कर्म। डिफिनीशन भी यही लिखी है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे हम लोग। डिफिनीशन तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंपटीशन की दृष्टि से एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम्पल देखें हम लोग फटाक से हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो दो कर्म, द्विकर्मक कैसे, दो कर्म कैसे हैं। अध्यापक छात्र को हिंदी पढ़ा रहा है। तो देखो दो कर्म कैसे होंगे। अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है हिंदी, तो एक कर्म हो गया हिंदी। अध्यापक किसको पढ़ा रहा है छात्र को, तो दूसरा कर्म हो गया हमारा छात्र। यानी कि इस पूरे वाक्य में हमारी द्विकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार हम दूसरा वाक्य देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। किसको उपदेश दिया, अर्जुन को। हमारा पहला ये हो गया कर्म। किसने उपदेश दिया, कृष्ण ने, तो ये कृष्ण हमारा दूसरा कर्म हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा कि इसमें दो कर्म हैं, तो इसमें हमारी द्विकर्मक क्रिया होगी। ऐसे जितने भी वाक्य प्रयुक्त होंगे आप लोग बहुत ध्यान से देखना, तो उसमें द्विकर्मक क्रिया का वो उदाहरण होगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारी क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। क्रियार्थक संज्ञा, आप लोग भ्रमित ना होना कि हम लोग क्रिया पढ़ रहे हैं लेकिन ये संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा कहाँ से आ गई। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में हमसे गलतियां हो जाती, वहां क्रियार्थक संज्ञा का वाक्य दिया होता है और हम लोग उसमें क्रिया देख के कोई ना कोई क्रिया लगा देते हैं एग्जाम्पल में, और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो क्रियार्थक संज्ञा होती क्या है, और उसमें ऑप्शन में आपके क्रियार्थक संज्ञा भी एग्जाम्पल में मतलब ऑप्शन में दिया होता है। डिफिनीशन से समझेंगे दोस्तों। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करने आने लगती है क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आने लगती है तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है हमारा, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आप सभी को पता है कि ये टहलना जो होती है, टहलना हमारी क्रिया है, लेकिन टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो टहलना ये हमारी क्रिया के रूप में प्रयुक्त न हो के ये हमारी संज्ञा का काम कर रही है। तो यहाँ पे ऐसे शब्दों में हमारी क्रियार्थक संज्ञा होगी। दोस्तों बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकी से समझना चीज़ों को, तभी चीज़ें दिमाग में आएंगी। तो टहलना ये एक क्रिया न होके ये हमारा संज्ञा का काम कर रही है। दोस्तों इसी प्रकार हम लोग अपना दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। तो आप लोगों को पता है मरना एक क्रिया है, लेकिन यहाँ मरना ये क्रिया की तरह प्रयुक्त ना होके एक संज्ञा की भांति कार्य कर रही है। तो दोस्तों यहाँ भी हमारी क्रियार्थक संज्ञा होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको क्रिया चैप्टर के पूरे चैप्टर के बारे में जानकारी प्रदान की है। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए। और दोस्तों अपनी हम नेक्स्ट क्लास में क्रिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने हर एक चैप्टर के बाद में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको आपके सभी एग्ज़ाम को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करेंट के वीडियो डाले जा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके उन वीडियो को देखिए, वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूँ हमारे चैनल पे जितना भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है वो सब बहुत ही मेहनत से हमारी टीम लगी है और वो कर रही है। तो दोस्तों आपकी परीक्षा जो अभी पीछे परीक्षा यूपी फॉरेस्ट गार्ड की हुई है, जिसने मेरी क्लास के वीडियो या मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो पड़े हैं, जो भी वो देख के गया होगा, तो अभी तो पूरे वीडियो नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन मैंने उसमें देखा है, मैंने क्योंकि आंसर की भी डाली है, तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन हमारी क्लासों से आए हैं। तो दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।